चलो ओके, मान के चलो दिस इज फर्स्ट क्लास है ना, तो ये आज 10th वालों का वेलकम क्लास है। पढ़ेंगे क्या हम लोग? साइंस। किसी दिन साइंस पे चर्चा करेंगे है ना, आज कोर्स का कंटेंट ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आपके सिलेबस में क्या है, पहला चैप्टर जो आप लोग खोलोगे एनसीईआरटी के हिसाब से है ना, तो वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। अच्छा, तो कल थोड़ा बहुत मैंने चर्चा किया था, जैसे तुम जब एनसीईआरटी की बुक उठाओगे टेक्स्ट बुक, तो उसके ऊपर एक कोटेशन लिखा हुआ है बहुत बढ़िया है ना, कोटेशन लिखा हुआ है फैक्ट्स आर नॉट साइंस। क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है, हाँ जान। ओके, तो लिखा है क्या, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर, राइट। बुक है आप लोग के पास, टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है? बोलोगे भी नहीं है, होना चाहिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर दूं आज भी, है ना, इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना क्या है, साफ समझ में भी आ रहा होगा। फैक्ट्स समझते हो आप लोग, जैसे फैक्ट्स बोला जाए है ना, सबसे बड़ा देश क्या है, सबसे छोटा देश क्या है, इंडिया की कैपिटल क्या है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, सब क्या फैक्ट्स हैं। साइंस में भी फैक्ट्स होते हैं, जैसे सबसे बड़ी हड्डी क्या है बॉडी की, है ना, सबसे तेज किस चीज़ की रफ्तार होती है, साउंड की स्पीड क्या होती है, सबसे स्पीड की लाइट की स्पीड क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या है, फैक्ट्स हैं। और इन्हीं सब को याद करके है ना, स्टूडेंट समझता है हम पढ़ रहे हैं साइंस। और यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्ट्स आर नॉट साइंस। यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है कि फैक्ट्स उसी तरह साइंस नहीं होता जिस तरह डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होता। क्या वर्ड पावर किसी के पास है तो वो अच्छा एक लिटरेचर लिख पाएगा? नहीं, नहीं लिख पाएगा। सिर्फ वर्ड पावर या डिक्शनरी के बेस पे एक अच्छा लिटरेचर नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अगर किसी के पास वर्ड पावर कम भी है ना, बट राइटिंग स्किल्स अच्छा है ना, अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की, तो एक अच्छा लिटरेचर लिख लेगा, ठीक है। इसी तरह जिस तरह डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होता, उसी तरह फैक्ट साइंस नहीं होता, है ना। तुम्हारी किताब ही कर रही है तुमसे, और तुम इसको पढ़े भी ना होगे कभी। खैर चलो, है ना, ये टॉपिक नहीं है सिलेबस में। पहला जो टॉपिक है ना, केमिकल रिएक्शन है, ठीक। कल मैं थोड़ा बहुत डिस्कस किया था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। वेट अ सेकेंड, ओके। तो कल क्या मैं डिस्कस किया था, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मैंने समझाया था बहुत अच्छे से फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बदलता। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक। और थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा था। अगर स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है ना, वेराई हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। हमने एग्जाम्पल भी आपको समझाया था कि मान लीजिए लकड़ी है ना, काट पीट के इसको क्या बना दिया गया, टेबल, चेयर, बेड वगैरह बना दिया गया। तो देखिए, टेबल बनने के बाद भी जो टेबल होगा वो लकड़ी का ही टेबल होगा, चेयर जो होगा वो लकड़ी का ही होगा, ये नहीं कि किसी और सब्सटेंस का हो जाएगा। जबकि यही वुड को क्या करें हम लोग, अगर बर्न करते हैं, यहाँ पे कट किए हैं,
यहाँ पे बर्न कर रहे हैं। तो बर्न करने के बाद जो आपको मिलेगा वो एसेज होगा, राखें होंगी। और जो ये राख है ये एक अलग सब्सटेंस है, ये एक अलग सब्सटेंस है, लकड़ी या वुड, और ये एक अलग सब्सटेंस है। तो जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाए, है ना, तो उस तरह के चेंज को हम लोग बोलते हैं क्या, केमिकल चेंज। ठीक। और जब सब्सटेंस ना चेंज हो, या सब्सटेंस का स्ट्रक्चर या मैटर का स्ट्रक्चर ना चेंज हो, सिर्फ उसका शेप, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी बदले, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और डिस्कशन मैंने इसको कर दिया। स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ, मान लीजिए जैसे ये रेंडमली मैं मान रहा हूँ, रियलिटी में है नहीं ऐसा, है ना। मान लीजिए लकड़ी का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक। और ये इसको बर्न करने के बाद, ठीक, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जा रहा है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये राख का स्ट्रक्चर है, एसेस का। ठीक। अब देखो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर क्या है, टोटली अलग है। तो केमिकल चेंज में यही होता है कि सब्सटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। जबकि यहाँ पर जो वुड है इसके बाद भी ये वुड ही है, यानी कि इधर जो होगा, इधर जो सब्सटेंस का स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर भी वही होगा। ठीक, ये मत भूलिएगा। ठीक है। अब चूंकि टॉपिक आगे जो है इसी से रिलेटेड है, केमिकल चेंज से रिलेटेड है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे भी लेक्चर रिकॉर्डेड हो जाएगा, है ना, क्लासरूम में ऑटोमेटिक सेव रहेगा। जो बच्चे क्लास मिस कर देंगे या फिर भूल जाए बाद में, तो फिर से इसको देख सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव अहेड। तो टॉपिक है आपके बुक का केमिकल रिएक्शन। एक तो इस पे इतना खराब राइटिंग हो रहा है ना, भगवान बताएगा आप कैसा महसूस हो रहा है लिखने के बाद। ऐसा लग रहा है ना 6 में पढ़ते थे तब लिखते थे, उसी तरह लिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, जैसे हम लोग अभी जस्ट पढ़े ना केमिकल चेंज, तो कहीं पर भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं एक केमिकल रिएक्शन हुई है। देखिए आपके किताब में ही ये वर्ड ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना। इफ देयर इज ए केमिकल चेंज देयर इज ए केमिकल रिएक्शन। तो सवाल आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन is a process is a process in which two or more substances combined to form new substances। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है, क्रिया है ना, एक कोई काम है। इट इज ए प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस। वन वर्ड में बोला जाए तो एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो किसी और सब्सटेंस में चेंज हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ देखते हैं, हर जगह आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करें आप ही के रोजमर्रा की जिंदगी से, तो पहला है कि डाइजेशन ऑफ फूड। आप खाना खाते हो ना, खाना खाते हो, खाना पच जाता है। ठीक है। तो जो खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और वो ये केमिकल रिएक्शन डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और एक फैक्ट वाली बात बता दें कि अगर बॉडी में एंजाइम्स न रहे तो एक बार हम जो खाना खा लेते हैं ना, वो पचने में 50 साल, डाइजेस्ट होने में 50 साल लग जाएंगे। यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ कैटलिस्ट और एंजाइम्स इन आवर बॉडी। उसकी चर्चा आगे होगी, है ना। खैर ये एक एग्जांपल है। फिर से आप मिल्क घर में रख देते हैं ना गर्मी के मौसम में, तो ये चेंज हो जाता है योगर्ट में, या फिर जिसको कर्ड भी बोलते हो हम लोग, है ना। और क्या, ये ग्रेप जानते ही हो, इसका इसको फर्मेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं इसको हम लोग, है ना, एल्कोहलिक सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू।
इसके बारे में भी हो सकता है अगर सिलेबस में हो तो विल डिस्कस, नहीं भी होगा है ना तो मैं एक अलग सेशन लेता हूँ जिसमें हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स की जो टॉपिक होती हैं उसको हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, और भी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कोई आयरन है ना, आयरन रॉड है या आयरन के सब्सटेंसेस है, उसको काफी दिन के बाद छोड़ दीजिए ना, उस पर क्या लग जाता है, रस्ट, है ना, जंग लग जाता है उसमें। ये सब किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा, एक और चीज जैसे आपके किताब में दिया ना, हाउ टू आइडेंटिफाई या आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का। तो देखिए दो चार तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। कैसे? पहला चीज तो ये कि फिजिकल स्टेट बदल जाए। इसका एक एक का एग्जांपल हम लोग अभी आगे देखेंगे। चेंज ऑफ स्टेट, ठीक, चेंज ऑफ कलर, ठीक, चेंज इन टेम्परेचर, और जो मैं लिखूंगा सिर्फ यही इसकी पहचान नहीं है, और भी बहुत सारे पहचान है ना, चेंज इन कलर। इसके Evolution अलावा of क्या? gas. Evolution of gas. प्रिसिपिटेट, राइट, बोल सकते हो क्लास में, नो प्रॉब्लम, है ना, इंटरेक्टिव सेशन होगा तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, ये सारे तरीके हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब पहचान है केमिकल रिएक्शन के, है ना, लेकिन ये तुम्हारे किताब में मोटा मोटा दिया हुआ है। बाय द वे एक एक का एग्जांपल पूछ दे तो हाउ विल यू, है ना, गिव एग्जांपल, तो सारे रिएक्शन जो मैं अभी लिखने जाऊंगा ना वो आगे आएगा। तो आई थिंक मैं रिएक्शन वहीं पे लिखूं तो ज्यादा बेहतर है ना। नोट्स बनाना तो सिर्फ ये लिख के छोड़ देना, और जो एग्जाम्पल से उठा के यहाँ पर, है ना, जब एग्जाम में आएगा तो लिख देना। खैर वो तो लिखने का मैं सिखाऊंगा, है ना, अलग सेशन होगा। ये कंसेप्चुअल सेशन है ना, ये कंसेप्चुअल क्लास है, कंसेप्ट का क्लास है। प्रॉब्लम क्लास अगला क्लास होगा, जो भी हम कंसेप्ट आज पढ़ेंगे, है ना, उसके अगले दिन उस पर सवाल करेंगे। जो भी किताब में होगा वो भी करेंगे, एनसीईआरटी में होगा वो भी करेंगे, साइड बुक में होगा वो भी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पलर से भी सवाल करेंगे। और बिलीव मी, जो टफेस्ट प्रॉब्लम आते हैं ना एग्जाम में, वो या तो एग्जाम्पलर से डायरेक्ट उठाए गए होते हैं, या फिर इसी का मतलब एक सैंपल होता है, एग्जाम्पलर के सवालों का सैंपल होता है। ठीक है, बस ये चीज ध्यान दो। तो यानी मैं टेक्स्ट बुक अगर बोर्ड के लिए बोला जाए 95% लाने के लिए, अगर कहा जाए कौन कौन सी किताबें अच्छे से पढ़ दे, तो एक तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक, रिफ्रेशर नहीं, ठीक है, टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर, बस ये दो चीज पे कमांड है। बिलीव मी 95 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट, है ना। इफ आई कैन देन व्हाई यू कैन नॉट, है ना, यू कैन ऑल्सो। ओके, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस। ये ध्यान देना है कि ये जो वर्ड होते हैं ना, डेफिनेशन को समझने में वर्ड ही हेल्प करते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस होता है हर जगह। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच वन सबस्टांस, है ना, अंडरगोज चेंज टू अनदर सबस्टांस, या एक सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस में चेंज हो जाए, या दो सबस्टांस किसी तीसरे में चेंज हो जाए, तीन सबस्टांस किसी तीसरे चौथे में चेंज हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, बाकी चीजें तो मैंने बताया भी है। अब देखो जैसे मान लो कोई एक ए सबस्टांस है, कोई बी सबस्टांस है, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, एक सी सबस्टांस बन रहा है और एक डी सबस्टांस बन रहा है। ठीक, तो ये जो चीज मैंने लिखा है ना एबीसीडी, जैसे मान लो ये होता कोई सबस्टांस, जैसे मान लो ये जिंक होता, ठीक, ये लैंग्वेज में ना लिखने दो, है ना, लैंग्वेज में लिखने दो, इसमें ना लिखने दो। मान लो ये क्या होता, जिंक होता, और ये क्या होता, कॉपर सल्फेट होता। ठीक है, क्योंकि जगह कम है, समझ लेना, है ना, शॉर्ट कट, कॉपर सल्फेट, और ये बनता आगे चल के जिंक सल्फेट बनता है ना, और यहाँ बनता है ये कॉपर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब भाषा में बोलते हैं, लैंग्वेज में बोलते हैं, तो हम कहते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, और जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर बन रहा है। ये आम भाषा की बात है,
है ना। लेकिन इसी को अगर मान लो जैसे जिंक का सिंबल सपोज दैट ए है, कॉपर सल्फेट का सपोज दैट बी है, जिंक सल्फेट का सी है और कॉपर का यहाँ पर मान लो डी, है ना। ये रियल सिंबल तो नहीं है इनका, लेकिन सपोज एक सैंपल के तौर पे कि जिंक का ए है, कॉपर सल्फेट का बी है, जिंक सल्फेट का सी है और कॉपर का डी है। तो किसी भी अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेस का अगर सिंबल के फॉर्म में हम लोग लिखें तो जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अच्छा, एक और बात कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले, ठीक, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पूछ दे तो आसानी से लिख सकते हो, सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड, ऐसे ही बोल सकते, प्रोडक्ट बोल सकते हो। हाँ, कि आफ्टर केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस आर फॉर्म आर नोन एज प्रोडक्ट। ओके, और कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे यहाँ पर इसी का रियल, अगर ये इसका रियल इक्वेशन लिखा जाए, है ना, तो जिंक का सबको पता है Zn होता है ना। कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है। ये कैसे ऐसे बन रहा है, जैसे कभी कभी देखोगे, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं मैं CuSO4, ठीक है। अब मान लो हमको ये हाइड्रोजन सल्फेट लिखना हो, है ना, तो H2SO4, तो यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है? हाँ बोलो, यहाँ पर 2 क्यों, यहाँ पर 1 क्यों आ रहा है, यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है, इसका भी डिस्कशन हम लोग, है ना, कर लेंगे जब इक्वेशन बैलेंस करेंगे। ठीक है, वहां पर हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। तो उसका पहले मैं इक्वेशन लिख के दिखा दूं, है ना। ठीक, बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है या सिंबल जो होता है ZnSO4 होता है, और कॉपर का क्या होता है, Cu। ठीक है, और ये ही नीचे, है ना, पीपीटी के फॉर्म में स्टोर होते जाता है। ठीक है, और ये होता है इसका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पर देखोगे तो AQ लिखा होगा, है ना। ये सब चीज देख के डरना मत, है ना, डोंट, है ना, फियर। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। वन वर्ड यहाँ पर लिख दूं, है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation। ठीक, और केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, राइट हैंड साइड में होता है प्रोडक्ट्स बोलते हैं। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो बनता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आई? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे तुम्हारा जितनी भी एक्टिविटी दी हुई है ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो जब फर्स्ट पेज पे तुम लोग देखोगे, है ना, तो वहां पर जो एक्टिविटी 1 दिया हुआ है उसमें क्या बेसिकली क्या है, 1.1, उसमें क्या है, एक मैग्नीशियम रबर है ना, और इसको क्या किया गया है, जलाया गया है। ठीक, इसको जब पढ़ोगे ना, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, ठीक है, इससे डायरेक्ट सवाल आ गए हैं। डायरेक्ट पूछ देता है, ए सब्सटेंस इज बर्न इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस dazzling फ्लेम, नेम द सब्सटेंस एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे सवाल आ चुके हैं तुम्हारे बोर्ड में, है ना, सीबीएसई के बोर्ड में ये सवाल पूछा जा चुका है डायरेक्ट एक्टिविटी से। इसीलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी किताब पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, है ना, dazzling फ्लेम, इसका मतलब होता है जैसे कोई रोशनी, ऐसा नहीं होता है आंख में एकदम चकाचौंध उत्पन्न कर देता है, हम लोग देखते हैं तो सहा नहीं जाता आंखों से, है ना, एकदम आदमी, भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं ना, चकमका गया है, तो ये वर्ड यूज करते हैं। तो dazzling फ्लेम, फ्लेम तो समझते ही हो, है ना, कोई भी अगर चीज जल रहा है तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है ना, ये चौथा चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, है ना, उसमें हम लोग इसका चर्चा करेंगे। ठीक, तो
पूछ दे अगर ऐसे कि नेम द सब्सटेंस व्हिच बर्न्स विथ डैजलिंग फ्लेम, तो उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये देखो, ये होता है गैस, ये होता है सॉलिड, और ये होता है पाउडर। सॉलिड ही होता है लेकिन ये पाउडर फॉर्म में होता है। तो देखो ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया है? पाउडर फॉर्म में चला गया, तो यहाँ से स्टेट बदल गया है। ठीक है, इसलिए रिएक्शन है ना, ये बैलेंस्ड नहीं है। अगर कहो तो मैं बैलेंस कर देता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये मैं सिखाऊंगा भी, है ना। 2 तरीके से सिखाऊंगा कैसे बैलेंस करते हैं, दोनों में से जो चमकेगा, है ना, एग्जाम में चमका देना। ओके, आई होप समझ में आया होगा बात। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, है ना, तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो, है ना, ये जनरल एग्जाम्पल है या फिर स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ना। ओके, चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब एक चीज आता है ना, जैसे केमिकल जो रिएक्शन होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, किताब में नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, केमिकल रिएक्शन 2 तरह के हो सकते हैं। केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल रिएक्शन तो 20 तरह का होता है भाई। केमिकल इक्वेशन जो होता है 2 तरह का होता है। थोड़ा बड़ा अजीब लगेगा हो सकता है तुम लोग को, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल पहले लिख दूँ उसके बाद समझाऊँ। जैसे मैंने कुछ देर पहले ही लिखा है कि मैग्नीशियम सॉलिड होता है ना, O2 क्या होता है? गैस होता है। ठीक, और बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो सॉलिड होता है या फिर पाउडर होता है। ठीक है, ये सॉलिड पाउडर होता है। ठीक है, एक ये मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक और देखना, ये सिलेबस में नहीं है। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है? गैस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अंडरगोज चेंज H2 प्लस I2, है ना, और ये दोनों गैस होता है। तो देखो, एक इक्वेशन यहाँ है और एक इक्वेशन यहाँ है, ये दोनों केमिकल इक्वेशन है। देख ही रहे होगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल इक्वेशन है, लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ पर देखो, सारे सब्सटेंस जो है एक फेज में या एक फिजिकल स्टेट में नहीं है। यहाँ एक सॉलिड है, एक गैस है, एक सॉलिड है। तो यहाँ पर सारे सब्सटेंस एक ही फिजिकल स्टेट में नहीं है, लेकिन यहाँ देखना, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। यहाँ पर तीनों सेम फेज या सेम फिजिकल स्टेट में है। ठीक, तो जब कोई केमिकल इक्वेशन में, है ना, अलग अलग फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, है ना, सेम फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट ना करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हेट्रोजीनियस इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है ना। ये नहीं कि सांस रोक के बैठ जाए, क्या बता रहा है मास्टर, है ना। हेट्रोजीनियस इक्वेशन, और एक होता है ये वाला जो मैंने लिखा है, होमोजीनियस इक्वेशन। हेट्रो और होमो का मतलब तो समझते ही होगे। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना। तो यहाँ पर देखो, डिफरेंट फिजिकल स्टेट है एक ही रिएक्शन में, और यहाँ पर एक रिएक्शन में क्या है? सेम फिजिकल स्टेट है। तो सेम हो तो क्या? होमोजीनियस, और डिफरेंट हो तो हेट्रोजीनियस। ठीक है, अच्छा मास्टर, यहाँ तक तो बात समझ में आई, सिलेबस में क्या है। अब ये बताइए, तो देखो, केमिकल इक्वेशन जो होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, है ना, एटम के नंबर बैलेंस नहीं, इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैं दिखाऊं, है ना, देखो यहाँ पर क्या है, एक मैग्नीशियम है, राइट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम है। ओके, एटम के नंबर सेम है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन एक ही यहाँ ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एटम के नंबर बराबर नहीं है। तो जब एटम के नंबर बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जिस भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना, एटम के नंबर बराबर ना हो, सारे एटम के, ठीक है, सारे एटम के नंबर बराबर ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा मास्टर, ये बात समझ में आई। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? जिस भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम के नंबर बराबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो कोई पूछ दे तो क्या आप लोग बता दोगे कि व्हाट इज, है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे? डोंट वरी, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारा मास्टर है, सब कुछ सिखा देगा, है ना। बस इस पॉइंट पे ये समझ लो, है ना, ये भी भूल जाओगे तो कोई बात नहीं, है ना। बस इस पॉइंट पे ये समझ लो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। ऐसा केमिकल इक्वेशन है ना जिसमें एटम के नंबर बराबर ना हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ऐसा इक्वेशन जिसमें एटम के नंबर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके मास्टर, यहाँ तक बात समझ में आई, आगे बढ़ें। ओके, जैसे एक सवाल होता है कि आखिर ये अनबैलेंस है और ये बैलेंस है, तो क्यों जरूरी है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस में चेंज करना? वाई? वाई मैं एक सवाल ही लिख दे रहा हूँ, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर दे दोगे, क्योंकि ऑलरेडी 9 में पढ़ चुके हो। वाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन? मैं जवाब दूंगा, है ना, मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले जवाब आप लोग का होना चाहिए। बोलो, सन्नाटे में आ गए हैं, मास्टर ने खूब खतरनाक बात बोल दी क्या? अटैक अटैक तो नहीं आ गया? अब बोलो जी। नहीं मास्टर हम नहीं बोलेंगे, ऑनलाइन बेइज्जती कर रहे हो तुम, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, है ना, पढ़ किस लिए रहे हो? सीखने के लिए ही तो, है ना। नहीं पता तो अपन सिखाएगा। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सर इसलिए बताएं। इम्पोर्टेंट होता है। हाँ बोलो बोलो। सर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना, उसी को रूल को फॉलो करने के लिए ये होता है, बैलेंस करा जाता है। वेरी गुड साइन, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो अच्छा चलो बहुत बढ़िया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, है ना, हम लोगों को कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। चलो ठीक है, आंसर सही है तुम्हारा, ठीक, वेरी गुड। लेकिन व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लिली बताओ, सवाल सवाल में ही सवाल, बताइए। अच्छे बच्चे कैसे बताइए? सर जिसमें इसके हाँ बोलो। वो छोड़ो, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, वर्ड केमिकल इक्वेशन, वो छोड़ो ना यार, वो क्या है वैसा ऐसे सोचो। वर्ड इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन, तो ये सब पूछेगा थोड़ी भाई, जो पूछेगा अपन बता रहा है ना। डोंट वरी। अब इसी को वर्ड के फॉर्म में लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको बोल देंगे, मैं लिख ही दे रहा हूँ, है ना। कहाँ चल नहीं रहा है भाई बढ़िया से। ओके वेट ए सेकेंड, अगर इसी को हम लिख दें, है ना, मैग्नीशियम मास प्लस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द ऑक्सीजन। मास ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा अच्छा, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का आंसर बता रही हो, हैं? हाँ इसीलिए कहा जाता है ना, रट के पढ़ने में और पढ़ के पढ़ने में फर्क होता है, रीडिंग में फर्क होता है। आई से स्टडी नॉट सर, रीड। जितने एटम रिएक्टेंट में होने चाहिए उतने प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये बहुत बड़ा, ये लॉ का मतलब समझती हो, ये बहुत बड़ी चीज है, ये इट्स ए फिजिकल लॉ, है ना, इट्स ए लॉ ऑफ फिजिक्स, इट इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स। कंजर्वेशन ऑफ मास इज अ लॉ ऑफ फिजिक्स एंड इट इज वैलिड ऑन एवरी केस अच्छा। इन इट्स टर्म्स एंड कंडीशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में, है ना, जो मास है वो चेंज नहीं होता। मास को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और मास को ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मान लो किसी बच्चे ने लिखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ऐसे इक्वेशन लिख दिया। मैग्नीशियम का कोई बताएगा एटॉमिक मास क्या होता है? कोई बताएगा? चलो मत बताओ, मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 एटम है तो 32 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 24 प्लस 16,
अब देखो यहाँ पर 24 प्लस 32 है ना, लेफ्ट हैंड साइड में मास क्या है 24 ग्राम प्लस 32 ग्राम, और इधर क्या है काउंट कर लो टोटल है ना 6 4 10 1 4 40 ग्राम, और यहाँ पर क्या हो रहा है 56 58 56 हाँ 56 ग्राम। अब सोचो लेफ्ट हैंड साइड में 58 ग्राम है और राइट हैंड साइड में 40 ग्राम है, तो भाई बाकी का इक्वल। गायब कहाँ हो गया भाई, 16 ग्राम कहाँ गायब हो गया। और हम लोग ये यस कहते सर। हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के हिसाब से कि किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में मास ना तो खत्म हो सकता है ना तो बन सकता है, तो बताइए गायब कहाँ हो गया। अच्छा यहाँ देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 53 होता है क्या 1 होता है आयोडीन का नहीं 53 होता है, सॉरी। 53, तो ये 54 ग्राम हो जा रहा है। यहाँ पर देखना 1 इंटू 2 यानी कि 2 ग्राम प्लस 53 इंटू 2 दैट इज 106 राइट, यानी कि हाँ 108 ग्राम। अब 108 ग्राम बना भाई, कहाँ से कोई भूत ला के डाल दिया कि हमारे पास बाकी का मास। और हम पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो ये कह रहा है कि मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पर बना दिया। अब बोलो भाई आतंक मच गया, ठीक है। तो इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल और फिजिकल, देखो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ केमिकल और फिजिकल चेंज या केमिकल और फिजिकल रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास चेंज हो सकता है ना, इस चीज का ख्याल रखना। जब हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे ना वहां पर मैं बताऊंगा कैसे मास गायब हो जाता है, ठीक है। मास डिफेक्ट कैसे होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मैं समझा दूंगा, तुम्हारे टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, वहां पर पढ़ाऊंगा फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हाइड्रोजन बम एटम बम का नाम सुनते ही मन में आता है यस अब हम भी बनाएंगे हाइड्रोजन बम एटम बम है ना, और सबसे पहले जहां पर सुहेल सर रहते हैं वही उड़ा, न रहेगा मास्टर न करेगा परेशान। ओके किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में मास चेंज नहीं हो सकता, और इस वजह से है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा जब तुम लोग रिएक्शन करा के देखोगे सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। 40 ग्राम हाँ कितना हो रहा है 40 ग्राम बन गया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा नहीं आ रहा है, हेलो हाँ सर। क्यों डिस्टॉर्टेड हो रहा है आवाज, नॉइज आ रहा है क्या। वो ज्योति के फोन में नहीं जा रहा सर आवाज। ओके आई डोंट नो कि क्यों नहीं जा रहा है ना, डोंट वरी अबाउट इट, अगर सुनने में दिक्कत हो जाए ना तो ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा यू कैन गो थ्रू दैट है ना, डोंट वरी। ओके ये पेज थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा भर गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ आगे बढ़ जाता हूँ, और हो सकता है ये पेज जो होगा ना आपके नोट वाले सेक्शन में है ना मिल जाएगा आपको स्टडी मटेरियल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग समझ गए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से है ना ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं है ना। चलिए आगे बढ़े। अच्छा आई थिंक क्लास का लेंथ, ज्योति आपका माइक खुला हुआ है और आपका आवाज सही नहीं आ रहा है। यस सर। हाँ बस। अब ठीक है, यस सर। हाँ नाउ इट्स फाइन, ओके लेट्स मूव अहेड। ओके तो जैसे स्केलेटन इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन का वर्ड इक्वेशन का क्या मतलब है, जिससे वर्ड के फॉर्म में लिख दे हम लोग है ना। मैंने अभी यहाँ पर लिखा था ना, ये लिखा, ये क्या है वर्ड इक्वेशन है। ओके अब देखिए आगे जो टॉपिक है उसको बैलेंस करके दिखाना है कोई भी केमिकल इक्वेशन को, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे, और जो आपके किताब में दिया हुआ है ना, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा चर्चा करके हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि बैलेंस करना कल हम लोग अच्छे से सीखेंगे। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आपकी किताब में जो दिया है वो दिया हुआ है हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कई बच्चे समझते हैं ना कि ये कोई है ना दुनिया का कोई लॉ है, ये कोई लॉ नहीं है। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है आप सोचिए, हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है ना गेस वर्क, है ना, दिमाग लगाइए गेस लगाइए और बैलेंस कर दीजिए, उसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। तो बहुत बच्चे समझते हैं ना हाँ कि कोई बहुत बड़ा है ना प्रॉपर्टी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गेस वर्क है। यहाँ पर मैं लिख दूँ वन वर्ड गेस्ट, गेस्ट नहीं है ना मेहमान नहीं, गेस्ट।
तो गैस से किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, यही आपके सिलेबस में है ना। अब चलिए आइए एक छोटा सा इक्वेशन बैलेंस करके हम लोग देखते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी लिखा था ये Mg + O2 गिव्स MgO, ठीक है। अच्छा ये देखिए एरो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, राइट। पता नहीं ये नोट सेव हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पर ऑप्शन आता है नोट सेव करने का ना, क्लास ऑटोमेटेड ऑफ हो गया है, तो पता नहीं नोट सेव हुआ है कि नहीं, ये दिक्कत हो जाएगा। खैर चलो है ना, नोट नहीं भी सेव हुआ होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, नहीं स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप बाद में स्क्रीनशॉट, हाँ आप स्क्रीनशॉट बाद में भी ले सकते हो, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं क्या बोल रहा था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना है तो उसके लिए आपकी किताब में एक मेथड दिया है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब स्टूडेंट समझते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड कोई है ना, कोई थ्योरी है या फिर कोई लॉ है या कोई तरीका है। बेसिकली हिट एंड ट्रायल का रियल मतलब क्या होता है, इट इज अ फ्रेज व्हिच मींस कि गेस। इसका मतलब होता है गेस करना, हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है गेस करना। तो किसी भी इक्वेशन को गेस करके बैलेंस करना हिट एंड ट्रायल कहलाता है, बस कुछ नहीं, सिंपल। व्हाट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना, तो बोल सकते हो कि हिट एंड ट्रायल मेथड इज ए मेथड इन विच, है ना, balance a chemical equation just our guess, just with our guess by putting a number है ना in front of a molecule or a substance। खैर ये लैंग्वेज वाली बात है ना, सीधे सीधे बात कहें तो मान लीजिए कोई केमिकल इक्वेशन है जैसे Mg + O2 और बना रहा है MgO, ठीक है। अब ये बैलेंस क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप Mg के तो एक एक एटम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं, एक, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, कॉलम बनाइए, फिर कॉलम बनाइए और एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ राइट हैंड साइड लिखिए, और जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं है ना केमिकल रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर कौन कौन से सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये दोनों सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में काउंट कीजिए मैग्नीशियम के कितने एटम हैं, तो एक है तो एक लिख दीजिए। राइट हैंड साइड में कितने हैं, एक है तो एक लिख दीजिए। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, तो काउंट कीजिए तो 2 है। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने हैं, तो 1 है। यानी कि मैग्नीशियम बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जस्ट है ना एक गेस करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर बाय द वे हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो इधर भी 2 और इधर भी 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई हेयर विथ 2। अब फिर काउंट कीजिए सारे एटम, जैसे मैग्नीशियम का काउंट कीजिए तो मैग्नीशियम का लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, और राइट हैंड साइड में कितना है, 2। ये रफ पे ये काम करना है, भूलिएगा मत, ठीक है। अच्छा, और ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2, और राइट हैंड साइड में भी कितना है, 2 × 1 दैट इज 2, राइट। अच्छा, यानी कि अब मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया, तो यहाँ पर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 हो जाएगा। और ये यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैग्नीशियम का लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में भी 2, ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में भी 2, यानी कि सारे एटम के नंबर जो है बैलेंस हो गए हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो कंप्लीटली जितने भी एटम हैं सब एटम को बैलेंस करना है, किसी 2 एटम को बैलेंस करके छोड़ नहीं देना है। और जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि अंदर मत फोड़ फाड़ कीजिएगा। जैसे ये सब्सटेंस है, इसके अंदर कोई नंबर नहीं लिखना है ना, इसके पहले या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बहुत लोग होते हैं ना ब्लास्ट कर देते हैं, अंदर भी यहाँ पर 2 बना देते हैं, यहाँ पर 2 बना देते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या कहेंगे, है ना, देखिए सर जी यहाँ 2 है ना, जैसे इसी को लिख के दिखाऊं, कुछ लोग कितने बड़े पीस होते हैं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे करते हैं कि सर जी है ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम देखिए सर बैलेंस है ना, और देखिए ऑक्सीजन सर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो सर जी ऐसे नहीं कर देंगे,
अरे भाई ये बवाल हो जाएगा, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस बनेगा ही नहीं। MgO2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता है ना, तो ये चर्चा किसी दिन चर्चा करते हैं हम लोग, ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है ना, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो ऐसे अंदर कोई ना भूकंप नहीं मचाना है, ठीक, पहली बात ये। अब बैलेंस करने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं पहले यहाँ पर, तो पूरे एटम को गिने हैं, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन को गिने हैं, मैग्नीशियम को भी फिर से गिने हैं, तो सबको काउंट करना है। जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो सबको काउंट कीजिए, ठीक। अब आइए समअप करते हैं। पहली बात, किसी भी इक्वेशन को देख लीजिए, एटम काउंट कर लीजिए, अगर बराबर नहीं है तो बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कॉलम बनाइए, जितने भी सब्सटेंस है लिख लीजिए, नंबर काउंट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में उस सब्सटेंस का, राइट हैंड साइड में, और लिख लीजिए। देखिए कौन बैलेंस नहीं है, जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से सभी सब्सटेंस का नंबर गिनना है आपको, रफ में लिखना है। लास्ट में जैसे ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है ना, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखने के बाद, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन होता है ना, जैसे ये इक्वेशन ऐसे होता, ठीक, ये इक्वेशन कैसे होता है, एनजीओ करके होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए सवाल दिया है और इसको आप बैलेंस कैसे कर देते हैं, बस कुछ नहीं, ऐसे आप लोग लिख देते 2mg + O2 गिव्स 2MgO, राइट, ऐसे आपको बैलेंस करके छोड़ देना है, ठीक। ऐसे ही बैलेंस करेंगे हम लोग। ये तो एक एग्जाम्पल था, ठीक है। आगे के एग्जाम्पल हम लोग है ना डिस्कस करते रहेंगे, है ना, खैर है ना। आई थिंक है ना ये फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे पे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाना मुझे ठीक नहीं लगता है ना, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, है ना, आप लोग है ना हम पे ट्रस्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाएगा ना, बिलीव मी, वो ठीक है, वो तुम खुद कंपेयर करना, मैं क्यों बोलूँ कि वो सबसे बेस्ट होगा, सबसे है बेस्ट नहीं होगा, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ठीक है। तो एक स्माइली बना के है ना, एक इमोजी बना के चलते हैं। हाँ रुक जाओ 1 सेकेंड।